हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। अगेन हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, गिवन द बजटेड सेल्स 2 times that of break even sales, then margin of safety will be। क्वेश्चंस में आपसे ये कह रहा है कि अगर मैं बजटेड सेल्स को ब्रेक इवन सेल्स का 2 गुना कर दूंगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा। सबसे पहले आप ये समझेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। देखिए, जब भी हम प्रोडक्शंस करते हैं फैक्ट्री के अंदर तो हम ये सोचते हैं कि हमें एक इतना सेल बनाना है, इतना सेल करना है ताकि मुझे अपना वेरिएबल एक्सपेंसेस कवर हो जाए, वेरिएबल खर्चे में उसको पूरा कर सकूं। तो जब अगर मैं मेरा जो सेल का अमाउंट है और जितने मेरे वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, अगर ये दोनों सेम होते हैं तब मैं बोलूंगा ब्रेक इवन पॉइंट पे हूं। मैं इसको बोलूंगा ब्रेक इवन पॉइंट पे हूं। सपोज मान लीजिए आपने 1000 सेल किया है, अपना 1000 रुपये का सेल किया है और आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस भी 1000 रुपये हुए हैं, तो आप इसे बोलोगे कि मेरे ब्रेक इवन सेल्स कितने हैं, 1000 है। यानी जहां पे आपको ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो उसको बोलेंगे ब्रेक इवन सेल्स। बजटेड सेल का मतलब ये होता है कि मैं अपना सेल एक एक्सपेक्टेशन बना के चलूंगा कि मुझे इतना सेल करना है क्योंकि मुझे प्रॉफिट कमाना है। तो अगर मैं बोलूंगा कि बजटेड सेल यहाँ पे 2000 है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन ने बोला है कि 2 times ऑफ द ब्रेक इवन सेल्स, तो मैंने ब्रेक इवन सेल्स को 1000 मान लिया और यहाँ पे, और इसके बाद बजटेड सेल्स को मैंने 2 times, तो 1000 का 2 times करेंगे 2000 हो जाएंगे। अब जैसे कि ये सब चीज तो आपने अज्यूम कर लिया है, तो अब हमें यहाँ पे सॉल्व कर लेना है सवाल को। तो मैं आपको ये बता दिया कि ब्रेक इवन सेल्स क्या हुआ और बजटेड सेल्स क्या हुआ, तो आप यहाँ पे सीधा सीधा एज्यूम कर लेंगे। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये हो गया कि मैं एक सेफ्टी के रूप में चलूंगा। अगर मैंने ज्यादा मेरे पास सेल अगर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए सेफ्टी है, क्योंकि मैं अपनी वेरिएबल एक्सपेंसेस को आसानी से बियर कर सकता हूँ। तो इसका फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए कि बजटेड सेल्स करेंगे माइनस इसमें ब्रेक इवन सेल्स होते हैं और बटे में क्या होगा, बजटेड सेल्स इंटू 100। ये आपके फॉर्मूला बन जाते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि बजटेड सेल्स कुछ दिया नहीं है, ब्रेक इवन सेल्स दिया नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कर लोगे, मान लोगे कि ब्रेक इवन सेल्स मेरे 1000 है, बजटेड सेल्स 2 times बोला है तो 2000 ले लेंगे। तो आप यहाँ पे 2000 माइनस 1000 बटे में बजटेड सेल्स मैंने 2000 माना था, 2000 कर लूंगा इंटू 100। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, ऊपर आएगा 1000, नीचे है 2000, तो ये आएंगे हाफ, 2 से ये 100 गया 50। तो आई होप ये 50% होगा। इसका मतलब यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा, 50% होगा। ओके, चलिए कॉन्सेप्ट यही है। देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालते कैसे आप, एक्चुअली है बजटेड सेल्स माइनस सेल्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स वही हुआ कि आप इतना सेल करो ताकि आपका वेरिएबल एक्सपेंसेस कवर हो जाए। ठीक है, उसी को बोलेंगे ब्रेक इवन सेल्स, जहां पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस, उस पॉइंट को बोलेंगे ब्रेक इवन सेल्स पॉइंट। अब बटे में क्या होगा, एक्चुअली या बजटेड सेल्स इनटू 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉल और नोटिस मनी मार्केट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट्स आर अलाउड टू ट्रेड। कॉल या नोटिस मनी मार्केट में कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनके पास अधिकार होता है या अनुमति होती है वो ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कॉल मनी मार्केट एंड नोटिस मनी मार्केट क्या होते हैं। ठीक है, तो कॉल मनी मार्केट एंड नोटिस मनी मार्केट का में, कॉल मनी मार्केट में क्या होता है कि हम यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, पार्टिसिपेंट बहुत सारे लोग होते हैं, और इसमें जैसे बैंक्स होते हैं, आपके ट्रेडर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स वाले आते हैं इसमें। ठीक है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाले आते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाले आते हैं। अगर ये लोग एक दिन के लिए आपस में फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसे हम कॉल मनी बोलेंगे, और अगर एक दिन से ज्यादा और 15 दिन से कम आपस में फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसे नोटिस मनी बोलेंगे।
ठीक है। तो अब इसके अनुसार पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे, तो इसमें ए ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि सारे बैंक्स हैं जो आपस में कॉल मनी करते हैं, जैसे कि एक दिन के लिए वो पैसे आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि सपोज मान लीजिए एक बैंक है और दूसरा बैंक है, तो कभी कभी क्या होता है कि बैंक के पास पैसे नहीं होते हैं। अब यहाँ पे कस्टमर आ गया पैसे निकालने के लिए, तो बैंक के पास पैसे नहीं है, तो वो इमीडिएटली क्या करेगा, दूसरे बैंक से पैसे मंगाता है थोड़े समय के लिए। थोड़े समय का मतलब एक दिन के लिए। वही अगर एक दिन के लिए पैसे मंगा रहा है तो उस पैसे को आप बोलोगे कॉल मनी। लेकिन अगर वो पैसे एक दिन से ज्यादा के लिए मंगा रहा है और 15 दिन तक के लिए मंगा रहा है, यानी 15 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसे नोटिस मनी बोलोगे आप। ठीक है। तो इसमें आपके कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ऑल बैंक्स, प्राइमरी ट्रेडर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये तीनों ही होते हैं। इसलिए इसका आंसर ए यहाँ पे होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में है कॉल मनी मार्केट क्या होगा, एक इंडियन मनी मार्केट का इसेंशियल पार्ट्स होता है जहां पे डे टू डे सरप्लस फंड्स का ट्रेड किया जाता है। मोस्टली बैंक ही करती है इसमें। कॉल मनी मार्केट में क्या होता है कि जो भी बैंक्स होते हैं या फिर पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बैंक से मोस्टली इसमें बोरोइंग एंड लेंडिंग करते हैं, फंड्स का आपस में लेन देन का करते हैं ओवरनाइट बेसिस। ओवरनाइट बेसिस मतलब एक दिन के लिए। पार्टिसिपेंट्स कॉल और नोटिस मनी में कौन होते हैं, इसमें बैंक्स होते हैं, प्राइमरी डीलर्स होते हैं। प्राइमरी डीलर्स ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका काम होता है कि वो गवर्नमेंट बॉन्ड को खरीदेंगे इनिशियल पोजीशन पे, और उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में उसको बेच देंगे इन्वेस्टर्स को। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यानी ऐसे जो क्या काम करते हैं, यानी किसी चीज के डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस करते हैं, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे। इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, ये भी पार्टिसिपेंट्स है। एंड सेलेक्ट म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये सब लोग हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट में। ऑफ दिस बैंक एंड प्राइमरी डीलर्स कैन ऑपरेट बोथ। अब जो बैंक्स और प्राइमरी डीलर होते हैं ये दोनों एक्टिविटीज करते हैं, ये बोरोवर्स भी हैं और ये लेंडर्स भी है इस मार्केट में। इसके बाद यहाँ पे लिमिट बताई गई है कि अगर आप फंड बोरो करोगे तो उसकी लिमिट्स होनी चाहिए। ये लिमिट्स आरबीआई बैंक जो है इसे स्पेसिफाइड करके रखी है। तो इन रेस्पेक्ट ऑफ बोथ आउटस्टैंडिंग बोरोइंग एंड लेंडिंग ट्रांजैक्शंस इन द कॉल मनी मार्केट फॉर ईच ऑफ दीज एंटिटीज आर स्पेसिफाइड बाय आरबीआई। ओके, चलिए इसके बाद हम थोड़ा और देखेंगे। जैसा मैंने बताया कॉल मनी क्या होगा, तो द मनी दैट इज लेंट फॉर वन डे, जो एक दिन के लिए उधार दिया जाता है उसको बोलेंगे कॉल मनी। अगर एक दिन से ज्यादा है लेकिन 15 दिन से कम है तो उसे नोटिस मनी बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ मेजर पार्ट ऑफ द क्रेडिट मार्केट इन इंडिया। तो इसमें ये कह रहा है कि आप मुझे ये बताइए कि भारत में क्रेडिट मार्केट का कौन सा मेजर पार्ट है। मेजर पार्ट का मतलब सबसे ज्यादा क्रेडिट मार्केट वहां से शुरू होती है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, कॉर्पोरेट इक्विटीज, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो इंडिया में बोल रहे हैं तो ये तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट तो होगा नहीं, क्योंकि ये फॉरेन के से रिलेटेड हो जाते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट से हो सकता है, लेकिन मुझे और भी चीजें हैं जहां पे देखना है। कॉर्पोरेट डिपॉजिट यानी यहाँ पे क्या करते हैं, पब्लिक पैसा अपना उस कंपनी के पास डिपॉजिट करवाती है, ठीक है, तो वो कॉर्पोरेट डिपॉजिट होता है। एंड कॉर्पोरेट इक्विटीज, इक्विटीज की जब भी बात करूंगा तो यहाँ पे शेयर्स आ जाते हैं। तो शेयर्स एक तरह से बोल सकते हो, शेयर्स डिवेंचर्स ये सब हमारे बन सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अब एक्सप्लेनेशन देख लेंगे इसका। कॉर्पोरेट इक्विटीज क्या होते हैं, जैसे स्टॉक्स एंड शेयर्स रिप्रेजेंटिंग ओनरशिप इन द कंपनी, यानी कंपनी की ओनरशिप के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टॉक्स और शेयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को कॉर्पोरेट इक्विटीज बोलते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप कंपनी का शेयर्स या डिवेंचर्स खरीद लेते हो, ठीक है, तो वो एक तरह से इक्विटीज के फॉर्म में आपको अलॉट हो जाते हैं। While traditionally associated with the capital market, जबकि कैपिटल मार्केट में इसको ट्रेडिशनली ट्रेड किया जाता था पहले, they can play an important role in the border credit market as well। इसलिए इनको हम बोल सकते हैं एक क्रेडिट मार्केट है, यानी अगर कंपनी को पैसे चाहिए तो इक्विटीज इशू कर देगा, स्टॉक या शेयर्स इशू कर देगा, और वहां पे जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी के ओनरशिप हो जाते हैं। तो इस तरीके से उनके पास एक क्रेडिट रूप में फंड आ जाते हैं। इक्विटीज जो होते हैं वो कंपनीज के द्वारा यूज किया जाता है, किस लिए, ताकि कैपिटल्स उठाने के लिए पब्लिक से, और ये जो फंड रेज किए जाते हैं इसके लिए वो इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं, जो कि बिजनेस एक्सपेंशन के लिए थोड़ा क्रिटिकल होता है, ऑपरेशंस करने के लिए भी होता है और किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए भी ये होता है।
क्योंकि हमेशा पैसे इन्वेस्टर से नहीं ले सकते, क्योंकि इन्वेस्टर से लोगे तो उनको ऑनरशिप बना लोगे, जिसकी वजह से उनको हमेशा जब तक कंपनी चलती रहेगी तब तक आपको डिविडेंड पे करनी पड़ेगी उसको, इसलिए थोड़ा क्रिटिकल हो जाते हैं। इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इन दीज इक्विटीज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंपनीज परफॉर्मेंस। अब इसमें जो इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस होती है यानी इक्विटीज लेने के लिए, तो ये कंपनी के परफॉर्मेंस के पे प्रभाव डालते हैं, जैसे विच इन टर्न इम्पैक्ट द कंपनीज क्रेडिट वर्दीनेस एंड इट्स एबिलिटी टू रेज फर्दर फंड्स इन द क्रेडिट मार्केट। तो इससे ये होगा कि अब वो चाहेंगे कि इसकी कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस चेक की जाएगी, क्या ये कंपनी एबल है कि फ्यूचर में वो क्रेडिट मार्केट में फंड रेज कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो ये सब चीजें जो होती है सीधा सीधा क्रेडिट मार्केट से रिलेटेड है। अगेन यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करूंगा, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होती है जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है। इसमें रिस्क इन्वेस्टमेंट लो होता है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट शामिल होती है और हमारा सपोर्ट होता है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट अगर कुछ भी हुआ तो गवर्नमेंट हमारे पैसे वापस कर देगी। वाइल दे कंट्रीब्यूट टू द क्रेडिट मार्केट, ये भी क्रेडिट मार्केट में कंट्रीब्यूशंस करते हैं, बट फोकस क्या है इसका, इस यहाँ पे फोकस होता है कॉर्पोरेट एंटिटीज के ऊपर, जबकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो लेस रिलेवेंट हो जाएगा इस केस में, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उसमें क्रेडिट मार्केट बहुत कम इशू करती है, यानी वो बॉन्ड वगैरह डिबेंचर बहुत कम इशू करती है, लेकिन कॉर्पोरेट एंटिटीज हमेशा इशू करती है, तो जब भी फंड चाहिए होगा तो आसानी से मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये रिलेवेंट होता है कॉर्पोरेट एंटिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिलेवेंट उतने नहीं होते इसके कंपेयर। कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स क्या होगी, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स एक ऐसा फंड होता है जो पब्लिक के द्वारा डिपॉजिट की जाती है कॉर्पोरेशंस के साथ, ठीक है, फिक्स पीरियड के लिए, और इसमें एक स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। ये इंटरेस्ट रेट आपके बैंक रेट से ज्यादा ही होते हैं। दे फॉर्म एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द क्रेडिट मार्केट, इस वजह से ही ये क्रेडिट मार्केट जनरेट कर लिए, बट less prominent compared to the widespread issuance and trading of the corporate। लेकिन क्या होगा कि जो शेयर इशू किया जाता है उस केस में जो ट्रेडिंग होती है इक्विटीज का, उसके कंपेयर ये ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है, इस वजह से बहुत कम लोग कॉर्पोरेट में पैसे डिपॉजिट कराते हैं। वो सोचते हैं कि जितना मैं डिपॉजिट करा के कमाऊंगा उससे ज्यादा मैं कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स खरीद लूंगा तो उससे ज्यादा मुझे बेनिफिट होगा, इस वजह से। अगेन अब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स यानी जीडीआर जिसको बोलते हैं, ये भी हमारा है। अब सीधी सी बात है, अगर मुझे फंड चाहिए तो मैं इंडियन फंड नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा, बाहर जाऊंगा, विदेश में जाऊंगा। तो जब इंटरनेशनल मार्केट में जाके कोई कंपनी अपनी शेयर्स वगैरह को इशू करके कैपिटल रेज करती है तो उसको जीडीआर बोलते हैं। जीडीआर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होता है, यूज की जाती है कंपनीज के द्वारा raise capital in international market by representing shares in the foreign markets, so although they are the valuable tool for the global capital raising। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ग्लोबल कैपिटल उठाना है तो आप जीडीआर कर सकते हो। दे आर नॉट अ डोमिनेट इन अ डोमेस्टिक क्रेडिट मार्केट, इनका डोमेस्टिक मार्केट में डोमिनेट नहीं होता है जैसे इंडिया में, क्योंकि इंडिया में तो ऑलरेडी यहाँ पे कॉर्पोरेट एंटिटीज डोमिनेट बना के रखी रहती है। अब क्रेडिट मार्केट की बात करूंगा तो क्रेडिट मार्केट क्या होते हैं, जिसमें बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड चैनल्स होती हैं जिनका यूज किया जाता है एंटिटीज के द्वारा ये फंड को सिक्योर करना, बॉन्ड्स को, लोन, डिपॉजिट्स, इक्विटी, इन सबको लेना, इसको बोलेंगे क्रेडिट मार्केट। इक्विटी मार्केट में केवल ओनरशिप स्टेक्स होती है कंपनी के अंदर, जबकि क्रेडिट मार्केट में आप डेब्ट ऑब्लिगेशंस एंड बोरोइंग करते हो। तो क्रेडिट मार्केट में याद रखना, क्रेडिट मार्केट तब होगा जब आप डेब्ट या ऑब्लिगेशंस करोगे, बोरोइंग करोगे, इक्विटी मार्केट में ओनरशिप करोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन अ मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मुझे बताइए इसमें कि अगर कितने डिजिट्स नंबर होती हैं, कितने डिजिट होते हैं मोबाइल मनी आइडेंटिफायर जिसको बोलते हैं MMID। तो 4, 5, 6, 7 कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको सीधा याद होना चाहिए, इसमें 7 होते हैं। चलिए थोड़ा देख लेते हैं इसमें। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर जिसको शॉर्ट में बोलेंगे MMID, ये 7 डिजिट का नंबर होता है बैंक कस्टमर्स, यानी हर बैंक में अकाउंट होगा, ठीक है। तो उस कस्टमर का एक MMID नंबर होता है, वो तब दिया जाएगा जब वो कस्टमर मोबाइल बैंकिंग यूज करता है। ये जो नंबर होते हैं, इस नंबर का यूज पैसे को भेजने और रिसीव करने के लिए किया जाता है, किसके माध्यम से,
IMPS फंड ट्रांसफर मेथड से, यानी इम्प्स बोलते हैं जिसको, इसके माध्यम से अगर पैसे आप सेंड रिसीव करते हो तो उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा MMID, ठीक है, यानी मोबाइल बैंकिंग में यूज किया जाता है। 7 डिजिट का नंबर होता है ये। पहले जो 4 डिजिट नंबर होते हैं, पहले जो 4 डिजिट होते हैं MMID कोड में, वो डिस्टिंक्ट ID नंबर होते हैं, यानी सबका अलग होगा। इसके बाद ये एक इम्स सर्विस ऑफर करता है बैंक। इम्स क्या होता है, ये एक इमीडिएट रियल टाइम इंटर बैंक फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है, जिसका जो इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी प्रोवाइड करता है, विच इज इनेबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस सेफ्टी मेजर्स सच एज MMID एज रिक्वायर्ड टू कीप द ट्रांजैक्शन सिक्योर। सीधी सी बात है, अगर आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हो तो उस पैसे को सिक्योर करने के लिए MMID ये 7 डिजिट नंबर होती है। और हर एक बैंक अकाउंट के पास केवल एक ही MMID होती है। ये जो MMID होती है ये यूनिक होती है हर बैंक अकाउंट के लिए, ठीक है, यानी आपने अगर 2 अकाउंट खुलवाए हैं बैंक में तो हर दोनों अकाउंट का MMID अलग होगा along with द मोबाइल नंबर। लेकिन एक चीज याद रखना है कि एक मोबाइल नंबर पे आप 2-3 बना सकते हो MMID। तो MMID आइडेंटिफाई करता है कि आप बैंक अकाउंट, इसके बाद डिफरेंट MMID कैन बी लिंक टू सेम मोबाइल नंबर। तो सेम मोबाइल नंबर पे हम अलग अलग तरह के MMID नंबर को लिंक कर सकते हैं। एंड MMID कैन बी यूज ओनली बाय वन बैंक अकाउंट, यानी एक बैंक अकाउंट के द्वारा एक MMID नंबर ही यूज किया जाता है। यू कांट हैव द सेम MMID विद द 2 बैंक अकाउंट्स। 2 बैंक अकाउंट में कभी नहीं हो सकते, जैसे मैंने पहले बताया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे भी क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं डिटेल में अगर क्वेश्चंस बनेगा तो। Now next question है, which of the following holds that consumers prefer products that are widely available and inexpensive। तो पूछ रहे इसमें कौन सा ऐसा कंज्यूमर्स है जो प्रोडक्ट को होल्ड करना चाहेगा, यानी ऐसा चीज जिसको अवेलेबल रहेगा हमेशा और वो सस्ते होंगे, महंगे नहीं होंगे। तो ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे कंज्यूमर चाहता है कि प्रोडक्ट उसको हर जगह मिले और सस्ते पे मिले। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, द सेलिंग कॉन्सेप्ट, द परफॉर्मेंस कॉन्सेप्ट। तो अब इसके लिए तो आपको पहले पता होना चाहिए, चले मैं थोड़ा बता देता हूँ इसमें। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या काम करता है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में होता है ये है कि हम केवल फोकस करते हैं इफिशियंसी के ऊपर, लो कॉस्ट के ऊपर, और बिलीविंग करते हैं कि कस्टमर ये चाहता है कि प्रोडक्ट बहुत अवेलेबल हो और सस्ते प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हो जाएगा इसका आंसर। हाँ, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में देख लेते हैं। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये एम्फेसाइज करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर। ये चाहता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी फीचर अच्छी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, और यहाँ पे माना जाता है कि कंज्यूमर जो है वो सुपीरियर प्रोडक्ट पे फोकस करता है, ना कि सस्ते प्रोडक्ट या फिर ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत ही अवेलेबल और सस्ते पे मिल जाए। तो यानी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि वाइडली अवेलेबल होता है चीज और सस्ते पे मिलते हैं, और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्वालिटी वाली प्रोडक्ट चाहिए और सुपीरियर प्रोडक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें थोड़ा हम लोग देख लेते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या होता है। इस पे इसका फोकस होता है हाई प्रोडक्शन वॉल्यूम पे, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है, क्वालिटी हमें यहाँ पे नहीं देखना है, लो कॉस्ट होनी चाहिए और मास डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपका फोकस किस पे होना चाहिए? हाई प्रोडक्शन वॉल्यूम करो, कॉस्ट कम करो और डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा करो। एजम्पशंस लगाए जाते हैं कि कंज्यूमर्स इसमें प्राइमरी इंटरेस्टेड होती है अफोर्डेबिलिटी के लिए, अवेलेबिलिटी की, मतलब वो चाहता है कि बस मैं अफोर्ड कर सकूं उस चीज को लेने के लिए और हमेशा अवेलेबल है, कभी भी उस चीज की सप्लाई कम ना हो। एग्जांपल्स की अगर बात करूं तो कंपनी माइट फोकस ऑन मास प्रोड्यूसिंग अ बेसिक फोन एट अ लो प्राइस, यानी कंपनी अगर कोई फोन बना रही है तो वो सोचेगी कि हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करें, उस फोन को बहुत ज्यादा बनाएं। तो प्रायोरिटाइजिंग अवेलेबिलिटी एंड द अफोर्डेबिलिटी ओवर एडवांस फीचर्स। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि वो किस पे फोकस करेगा? कंपनी सोचेगा कि अवेलेबिलिटी हो, अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए ओवर एडवांस फीचर्स के अपेक्षा। टारगेट मार्केट क्या होता है? तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में जो टारगेट होता है वो सूटेबल होता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, और
ऐसा मार्केट जहां पे प्राइस सेंसिटिविटी इज हाई होती है, यानी थोड़ा सा भी अगर आपने कुछ क्वालिटी पे बनाया या प्राइस बढ़ाया तो तुरंत आपके डिमांड कम हो जाएंगे। तो प्राइस सेंसिटिविटी होती है जहां हाई, वहां पे आप प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हो, तो उस केस में ये टारगेट मार्केट हमारा होता है। अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसका फोकस होता है प्रोडक्ट क्वालिटी पे, परफॉर्मेंस पे और इनोवेटिव फीचर्स पे होती है। एजम्पशन ये लगाया जाता है कि कंज्यूमर्स यहाँ पे प्रायोरिटाइज करता है क्वालिटी के ऊपर, फीचर्स के ऊपर, ओवर प्राइस एंड अवेलेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे प्राइस के अलावा वो ये भी सोचता है कि हाँ मुझे क्वालिटी भी चाहिए और फीचर्स भी चाहिए उस प्रोडक्ट में। एग्जाम्पल्स की अगर बात करूं तो एक कंपनी जो माइट डेवलप अ हाई एंड स्मार्टफोन विद एडवांस कैमरा टेक्नोलॉजी एंड स्लिक डिजाइन, उसके बाद अपीलिंग टू कंज्यूमर्स हु वैल्यू क्वालिटी एंड फीचर्स। मतलब सीधी सी बात है, इसमें वो एक ऐसे मोबाइल की डिमांड कर रहा है कस्टमर, कंपनी ये सोच रहा है कि ऐसा मोबाइल बनाओ जो हाई, जिसमें कैमरा अच्छा हो, जिसकी डिजाइन अच्छी हो, ठीक है ना, कंज्यूमर्स जिसकी क्वालिटी और फीचर्स को चाहता है तो उसको हम यहाँ पे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट मानेंगे। टारगेट मार्केट क्या होगा कि ऑफन ये सुटेबल होता है मैच्योर मार्केट्स के लिए, यानी जहाँ पे कंज्यूमर्स लेस प्राइस सेंसिटिव होता है। हाँ, यानी प्राइस बढ़ जाए तो कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कहेगा ठीक है मैं तो इसको परचेस कर लूंगा। तो कहीं ना कहीं ये आपके एक ऐसे लोग हो गए जो लग्जरी पर्सन है, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चीजें वो खरीद सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ये सुटेबल हो जाएगा, इसलिए इसको मैच्योर मार्केट बोला गया है। और भी देख लेंगे थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे। तो एक आपको ये मैंने टेबल के फॉर्म में बना दिया है थोड़ा सा और आसानी हो जाए। तो प्रोडक्शन एंड को प्रोडक्ट में डिफरेंस फोकस की बात करूं तो इसका अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी पे फोकस की जाती है, इस पे प्रोडक्ट में क्वालिटी और फीचर परफॉर्मेंस पे फोकस की जाती है। एजम्पशन ये लगा जाता है कि इसमें प्राइस और अवेलेबिलिटी आर द प्राइमर ड्राइवर्स होते हैं। ऐसे अगर प्राइस बढ़ाए तो दिक्कत हो जाएगी, अगर उसकी गुड्स का अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो वो भी दिक्कत हो जाएगी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में। इसमें जो एजम्पशन लगाया जाता है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फीचर्स ये होनी चाहिए, तो प्राइमरी ड्राइवर्स इसमें ये होते हैं। टारगेट मार्केट की बात करूं तो प्राइस सेंसिटिव मार्केट्स डेवलपिंग कंट्रीज के लिए होती है और ये मैच्योर मार्केट्स के लिए होती है। यहाँ पे कंज्यूमर्स लेस प्राइस सेंसिटिव होता है और इसमें हाई प्राइस होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो बहुत मैंने मेहनत से बनाई है, एक एक चीज मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है, कंटेंट बनाया है, तो प्लीज सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।